अच्छा, ध्यान दे इधर। अभी तक हम लोग क्या पढ़े? डेटा इंफॉर्मेशन डेटाबेस, है ना, डेटा प्रोसेसिंग। पहले तो सबसे पहले डेटा समझे, फिर हम लोगों ने समझा कि डेटा को इंफॉर्मेशन कब बोलेंगे, डेटा को इंफॉर्मेशन कब बोलेंगे, और डेटा इंफॉर्मेशन कैसे बनेगा। डेटा इंफॉर्मेशन डेटा प्रोसेसिंग के बाद बनेगा। ओके, जब हमको डेटा प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन ये सब पता चल गया, तब हम लोग बात किए डेटाबेस का और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात की कि जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था, जब डीबीएमएस नहीं था, तब हम डेटा कैसे स्टोर करते थे। तो पता चला फाइल मैनेजमेंट सिस्टम बोलते थे उसको, जिसमें हमारा सारा डेटा बगैर डीबीएमएस के हम फाइल में सेव करते थे। और उस फाइल में सेव करने के कारण जो प्रॉब्लम हमको होता था वो ये होता था कि सारा डीबीएमएस वाला काम हमको अपने सॉफ्टवेयर में करना पड़ता था। क्लियर है सब इतना तक? ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि फाइल में तो डेटा फाइल में तो सेव होगा, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम हो तब भी डेटा फाइल में सेव होगा, और डीबीएमएस सिस्टम है तब भी हमारा डेटा कहाँ सेव होगा? फाइल में ही नहीं सेव होगा। तुम्हारा हाथ में क्या है? तुम्हारे फोन है क्या? ठीक है, सारा का सारा वीडियो यहाँ सारा प्रोजेक्टर चल रहा है। फोन किसी का ऑन नहीं होना चाहिए क्लास के बीच में, ये आपको पता है। ये हमारा ऐसा रूल है हम लोग का, ऐसा प्रोटोकॉल है कि क्लास के दौरान आपका फोन स्विच ऑफ होना चाहिए। अगर आपका फोन ऑन पकड़ा गया तो पनिशमेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे, यहां तक तो बात समझ में आया कि फाइल में डेटा स्टोर होगा, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम हो तब भी, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो तब भी। तो फाइल ऑर्गेनाइज कैसे होगा? फाइल ऑर्गेनाइज कैसे होगा? ऑर्गेनाइज करने का मतलब कि हमारा डेटा, जो डेटाबेस का फाइल है, जो फाइल है उसका रिकॉर्ड कैसे ऑर्गेनाइज होगा? उसमें कितने तरह का ऑर्गेनाइजेशन होना पड़े, तो बताओ। कितने तरह का ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह का होगा? 3 तरीके का। हाँ, सीक्वेंशियल एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस एंड इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक अभी पढ़ चुके हैं। यहाँ के बाद फिर वही चीज व्हाट इज फॉस्फोर और व्हाट इज डेटाबेस, ये सब हम लोग कर रहे थे। तुम लोग अब सब बताओ कि जब से क्लास शुरू हुआ है उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि कोई नया एडमिशन हुआ हो, नया बच्चा कोई आया हो जो ये सारा का सारा बेसिक टॉपिक छुटा हो उसका? नहीं, बहुत बढ़िया। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फॉक्सर क्या है? तो फॉक्सर हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए हम यूज करेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए हम यूज करेंगे। तो व्हाट इज द फॉक्सर? फॉक्सर इज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो और साथ में प्रोग्रामिंग भी अलाउ करता है, तो हम बोलेंगे कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। ठीक है, व्हाट इज डेटाबेस हम लोग देख चुके। ओके, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस फाइल, एवरीथिंग इज क्लियर। रिकॉर्ड किसको बोलेंगे? एक पूरे रो में जो इंफॉर्मेशन रहेगा दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड, है ना, रिकॉर्ड। और हर जो एक रिकॉर्ड है वो मल्टीपल डेटा को जोड़ के बना है, और वो डेटा जो इंडिविजुअल डेटा है उसको बोल रहे हम लोग फील्ड। ठीक है, तो मल्टीपल फील्ड जोड़ के एक रिकॉर्ड बना, जैसे रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ये सारा का सारा फील्ड है ना, ये सारा का सारा फील्ड है। और तुम्हारा उस फील्ड का सारा इंफॉर्मेशन डाल दें, अगर सारा डेटा डाल दें, एक इंफॉर्मेशन तुम्हारे बारे में निकलता है, तो एक पूरा रो होगा। ठीक है, ये डेटा कहाँ सेव करेंगे? जिस फाइल में सेव करेंगे उसी को बोलेंगे डेटाबेस फाइल और टेबल।
ठीक है, डेटाबेस फाइल और टेबल। हम जो फॉक्सट्रोट में डेटाबेस फाइल बनाएंगे उसका एक्सटेंशन होगा डीबीएफ। हाँ, लास्ट टाइम हम लोग बात की थी कि क्या होता है, जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या होता है और क्यों होता है। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? फाइल का टाइप। ठीक है, अब देखो सारा का सारा फाइल अलग अलग एप्लीकेशन के साथ इंक्लूडेड है। मतलब अगर कोई .mp3 फाइल है उसको हम डबल क्लिक करेंगे तो वो खुद ब खुद वीएलसी मीडिया प्लेयर के साथ खुल जाएगा। कोई डॉक फाइल है या डॉकेट फाइल है उसको डबल क्लिक कर देंगे तो हमारा खुद ब खुद एमएस वर्ड को लेके खुल जाएगा, खुल जाता है ना। तो हम सबसे पहले तो अगर हम फाइल की बात करें तो मान लो फाइल, अब ऐसा सोचो कि एक्सटेंशन नहीं है, एक्सटेंशन नहीं है तो हम फाइल बना रहे हैं। तो हम फाइल बना रहे हैं, XYZ नाम से डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, XYZ से एक्सेल का फाइल बना रहे हैं और XYZ से फॉक्सट्रोट का फाइल बना रहे हैं। ठीक है, तो XYZ से वो तीनों फाइल बन रहा है। एक जगह एक लोकेशन पे सेम नेम से 3 फाइल तो हो नहीं सकता, नहीं ना हो सकता, XYZ एक साथ नहीं हो सकता, फिर भी अलग अलग भी है। तब ये फाइल देख के हमको कैसे पता चलेगा कि ये गाना वाला है, ये फाइल वाला है। हमको गाना सुनना था, हाँ, और हम गए XYZ पे डबल क्लिक कर दिए तो पता चला कि एमएस वर्ड खुल गया। दूसरा वाले में जाके क्लिक किए तो एक्सेल खुल गया। तब तीसरे वाले में खोलेंगे तब गाना बनना शुरू होगा। ठीक है, तो डॉस टाइम में जब हमारा विंडोज नहीं था, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था, उस समय का जो तरीका था 8.3। 8.3 कहने का मतलब फाइल का नाम तुम्हारा 8 कैरेक्टर का। हम लोग तो डॉस फॉक्सट्रोट जो पढ़ रहे हैं ये डॉस बेस पढ़ रहे हैं तुम लोग। ठीक है, तो 8 कैरेक्टर का तुम्हारा फाइल का नाम होगा डॉट, और 3 कैरेक्टर का आपका उसका एक्सटेंशन होगा, फाइल का एक्सटेंशन। ठीक है, और मान लो हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं और वो सॉफ्टवेयर PQR नाम के एक्सटेंशन के साथ अपने को बाइंड करना चाहता है तो हमको तो फाइल बनाना पड़ेगा ना PQR एक्सटेंशन वाला। ठीक है, तो ये दो तरीके से बेनिफिटेड है, दो तरह से हमको बेनिफिट करता है। पहला तो ये यूजर लेवल पे आप फाइल को देख के समझ सकते हैं ये फाइल क्या है, ये फाइल किस लिए है, फाइल का काम क्या है। हम फाइल के टाइप को देख सकते हैं, एक्सटेंशन देख के समझ सकते हैं। यस और नो? ठीक है, दूसरा कि हम उस फाइल के एक्सटेंशन से उस एप्लीकेशन को बाइंड कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन को बाइंड कर सकते हैं कि हमको अब हमको कोई गाना सुनना है तो दो तरीका था, पहले वीएलसी मीडिया प्लेयर खोलो, वहां से फिर पाथ पे जाके उस गाना को सिलेक्ट करो और तब ओपन करो या डबल क्लिक करो, दो तरीका है। ठीक है, तो किसी फाइल को डबल क्लिक करे तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा उससे रिलेटेड एप्लीकेशन खोज के लाएगा ना। अगर मान लो हम अभी XYZ नाम का कोई एक्सटेंशन लगा देते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो हो सकता है पूछेगा कि भाई किस एप्लीकेशन से खोले, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब आप बताइए। तो हमको बताना पड़ेगा ये किस एप्लीकेशन के द्वारा खोला जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक्सटेंशन ऐसे ही होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट जो एक्सटेंशन है उसके बारे में सोचते हैं। एक एक्सटेंशन होता है EXE। ये क्या होता है? EXE, EXE। हाँ, यस आकाश, आकाश कुमार मौर्य क्या जवाब दिए बोलो? आकाश अनम्यूट करके जवाब दो। क्या बोले थे EXE का? हाँ, क्या बताओ, EXE एक्सटेंशन किस फाइल का होता है? नहीं, एक्सेल नहीं। EXE सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो हम सब याद रखना। जो फाइल एग्जीक्यूटेबल होगा, जो एग्जीक्यूट करेगा, अनम्यूट नहीं हो रहा।
नहीं सब तो कर रहा है म्यूट, हम तो यहाँ से तुम लोग को नहीं किए म्यूट। ठीक है, तो अगर एग्जीक्यूटेबल करने का मतलब क्या, रन करेगा, है ना, जो रन करेगा वो, जैसे फॉक्सरो रन कराएंगे तो जो फॉक्सरो का जो रन करने वाला फाइल होगा वो fox.exe होगा। ठीक है, एमएस वर्ड का जो फाइल रन करेंगे, एमएस वर्ड खुलेगा तो कोई ना कोई तो फाइल रन करेगा ना, सॉफ्टवेयर कैसे रन करेगा, तो हम लिखेंगे winword.exe तो रन कर जाएगा। पेंट लिख के paint.exe है, पेंट लिख के एंटर करेंगे तो मेरा पेंट ब्रश खुल जाएगा। ठीक है, तो फाइल कितने तरह का है, तो हम जैसे बोलते हैं एक एग्जीक्यूटेबल फाइल, और एक बाकी जो फाइल हो गया, टेक्स्ट फाइल हो गया, डॉक फाइल हो गया, सॉन्ग का हो गया, मूवी का हो गया, सब फाइल हो गया। तो exe क्या है, मेरा एग्जीक्यूटेबल फाइल। हम पूछेंगे फिर दोबारा, ध्यान रहे, सबको याद होना चाहिए। ठीक है, exe मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल। अगर किसी का एक्सटेंशन txt है, टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल, ठीक है, और किसी का एक्सटेंशन डॉक या डॉकएक्स है, एमएस वर्ड का फाइल, एक्सएलएस है या एक्सएलएक्स एक्स है तो एक्सेल का फाइल, डीबीएफ है तो डेटाबेस फाइल मतलब फॉक्सरो का फाइल। ठीक है, अच्छा, जेपीजी या जेपीजी इमेज का फाइल है, इमेज इमेज का। ठीक है, जेपीईजी और जेपीजी दोनों। पहले 8.3 वाला जो रूल पहले था तो उसको आज भी हम लोग के दिमाग में 8.3 ही है। ठीक है, तो अगर 8.3 में बात करेंगे तो जेपीजी, लेकिन जब से विंडो आ गया है तो 8.3 वाला रूल नहीं रहा, तो तब हम 8 वाला तो रूल है ही, अभी भी नहीं है। हाँ, डॉस के टाइम में 8 कैरेक्टर से ज्यादा हम फाइल नेम नहीं रख सकते थे, वो लिमिटेशन अब नहीं है। ठीक है, वो लिमिटेशन अब नहीं है, बहुत बड़ा फाइल नेम रख सकते हैं। ठीक उसी तरह से एक्सटेंशन भी हमारा 3 डिजिट का ही हो, यह भी आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो जेपीजी और जेपीईजी दोनों हमारा वही है, इमेज के लिए, बीएमपी इमेज के लिए। ठीक है, जीआईएफ ये क्या है, एनिमेटेड ग्राफिक्स का, एनिमेटेड ग्राफिक्स का जीआईएफ। ठीक है, एमपीजी, एमपीजी और एमपीईजी दोनों मूवी का, मूवी का। ठीक है, जेपीजी जो था ना, ग्रुप था, ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, जेपीजी बना था, उनका टास्क जो था, उनको जो प्रोजेक्ट मिला था वो यही मिला था, कैसे किसी पिक्चर को हम कंप्रेस करके छोटा साइज का बना सकते हैं। क्योंकि हमको मूवी जब बनाने की बात हुई, तो हुआ क्या कि एक पिक्चर, एक फोटो, अगर तुम कुछ मूवमेंट कर रहे हो तो हर मूवमेंट में हम बहुत बार तुम्हारा पिक्चर देंगे, और सारे पिक्चर को एक साथ अगर हम प्ले कर दे तो वीडियो जैसा लगेगा। अच्छा, वो मिलता था, जो बुक फेयर वगैरह लगता था तो मिलता था उसमें, और क्रिकेटर का शॉट मारते हुए फोटो था, उसको अगर पन्ना अगर रैंडमली ऐसे स्प्रेड करते थे हम लोग तो उसमें दिखता था एक साथ, देखे हो। ठीक है, तो वो वैसा ही हम लोग का वीडियो चलता था, लेकिन हमारा जो इसके पहले वाला जो फॉर्मेट था, जितना बीएमपी वगैरह जो फॉर्मेट था बहुत बड़ा था, तो हमको 1 मिनट का वीडियो भी हम बनाते तो 1 मिनट में इतना ज्यादा पिक्चर हो जाता, इतना बड़ा साइज हो जाता कि हम कुछ किसी काम का मेरा वो वीडियो नहीं रहता, इतना बड़ा स्पेस हम नहीं बर्बाद कर सकते थे। तो जो चांस मिला था जेपीजी को, तो इनका नाम था ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, इन्होंने वो फोटो को कंप्रेस करके छोटे साइज में बनाना बताया। ठीक है, जब छोटा साइज का बन गया तो वीडियो बना पाए हम लोग। ठीक है, तो फिर जेपीजी को ही फिर दूसरा प्रोजेक्ट दिया गया, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, एमपीईजी। तो एमपीजी जो है हमारा मूवी के लिए है, और जेपीजी सिर्फ फोटो के लिए। यही जेपीजी को मिला के हम लोग वीडियो बना लिए। ठीक है, तो और क्या बताया, MP3 ये क्या है, म्यूजिक का, साउंड का, साउंड क्लिप का। अच्छा अच्छा, जिप ZIP ये क्या है, ये किस चीज का एक्सटेंशन है, जिप फाइल का, जिप फाइल का, बहुत सही, जिप फाइल का, या किसी फाइल को कंप्रेस कर देते हैं तो हम उस फाइल का छोटा कर देते हैं, उसको छोटा करने पे हमको उसको स्टोर करने पे या मेल करने में हमको आसानी होता है, कम
टाइम लगता है और मेरा बैंडविड्थ कम यूज होता है, डेटा कम यूज होता है। तो जिप भी है और एक और है रार, RAR, WinRAR और WinZip, दो एप्लीकेशन है, ठीक है। तो हमको जो एक्सटेंशन मिलेगा WinZip से करोगे तो ZIP जिप मिलेगा, ठीक है, और RAR से करोगे तो WinRAR से करोगे तो वो भी कंप्रेस ही करता है और उसका एक्सटेंशन मिलेगा RAR, यस सर। ठीक है। और ऐसा बहुत सारा एप्लीकेशन है जो हमको PDF, हाँ PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, वो साइज बहुत छोटा होगा उसका। इस तरह से जितना फाइल होगा उस फाइल के एक्सटेंशन से उस फाइल में क्या है उसका नेचर हमको समझ में आता है, ठीक है। इवन फॉक्सप्रो में भी हम लोग 4-5 तरह का एक्सटेंशन पढ़ेंगे। हम DBA पढ़ेंगे, FPT पढ़ेंगे, और जो हम इंडेक्स करने जाएंगे तो इंडेक्स का फाइल फॉर्मेट पढ़ेंगे, है ना, CDX, RDX, वो पढ़ेंगे। बहुत तरह का फाइल फॉर्मेट यहाँ भी हम लोग एक्सटेंशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़े हम लोग। तो फील्ड और डेटा फाइल वो समझ में आ गया। फॉक्सप्रो का वर्जन हम लोग बात किए थे कि फॉक्सप्रो एक्चुअली पहले फॉक्स बेस कंपनी का एक प्रोडक्ट हुआ करता था, बाद में वो माइक्रोसॉफ्ट ने उसको ओन कर लिया, या फिर वो कंपनी खुद मर्ज कर गई माइक्रोसॉफ्ट में, और वो प्रोडक्ट जो फॉक्स बेस था फॉक्सप्रो नाम से रिलीज हुआ माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो पहला वर्जन जो था फॉर डॉस वो था फॉक्सप्रो 2.0, ठीक है, 2.0 था। और सोचो वो समय जिस समय हम हर डेटा को हमको खुद सॉफ्टवेयर लिख के मैनेज करना था, और तभी मेरे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया, बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, सारा का सारा मैनेजमेंट यही करेगा, सारा का सारा मैनेजमेंट यही करेगा। तो काफी लोगों को पसंद आया और काफी यूज हुआ, और जैसे जैसे यूज हुआ वैसे वैसे उसकी खामियां, उसका डिमेरिट भी सामने आया, और ये सारा का सारा जब रिपोर्ट हुआ तो उसको तुरंत दूर किया गया, और नेक्स्ट वर्जन जो इंट्रोड्यूस हुआ दैट वाज फॉक्सप्रो 2.5, ठीक है, विच वाज अप्रिशिएटेड बाय द प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल ने काफी पसंद किया उसको। और विंडोज के लिए पहला वर्जन 2.6 रिलीज हुआ, और ये विंडोज वो विंडोज नहीं है जिसको तुम समझते हो, ये विंडोज 3.1 की बात कर रहे हैं, ये विंडोज 3.1 की बात कर रहे हैं, जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता था विंडोज का, दैट वाज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसके बाद जो लेटेस्ट वर्जन है इसके बाद का सारा विजुअल हो गया, तो हमारा फॉक्सप्रो विजुअल हो गया, और वो है विजुअल फॉक्सप्रो, ठीक है। सिंपल कमांड जितना भी होगा हमारा डॉस वाला कमांड रन करेगा विजुअल में भी, लेकिन बहुत सारा कमांड है जिसका सिंटेक्स हो सकता है अंतर हो जाए, या बहुत सारा कमांड हमारा रन ना करे, ठीक है। तो सजेशन मेरा ये है तुम लोगों के लिए कि तुम फॉक्सप्रो जो हम बताएंगे उसी फॉक्सप्रो प्रैक्टिस करो, ताकि तुमको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हम यहाँ जो कमांड बताएंगे वो कमांड एज इट इज रन करना चाहिए, तब तुम लैब करो तब, है ना। और लैब करने जाओगे वो कमांड अगर रन नहीं करता है तब कैसे लैब करोगे। और हम तो तुमको बताएंगे डॉस, फॉक्सप्रो फॉर डॉस का, जो तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है, ठीक है। तो फॉक्सप्रो वर्जन समझ में आ गया। हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट, क्या तुम लोगों ने कभी 386 प्रोसेसर के बारे में सुना है? सुने हो? कब सुने, कहाँ सुने? नहीं सुने होगे, ठीक है। तो ये बहुत पहले का प्रोसेसर है जो इंटेल ने प्रोसेसर बनाना शुरू किया था। उसके बाद जो कंप्यूटर के लिए जो प्रोसेसर बनना शुरू हुआ था, उसके पहले तो कैलकुलेटर के लिए प्रोसेसर इंटेल का था, और 8086 8088 जो बना था, उसके बाद 286 आया था सबसे पहला, और उसके बाद आया था 386, इसके बाद आया था 486, इसके बाद आया था 586। 586 का ही नाम था पेंटियम, पेंटियम नाम सुने होंगे, इंटेल पेंटियम, यस सर। सुने हो। तो 386 के बाद 486 प्रोसेसर आया था, उसके बाद 586 आया था, और उसी का ब्रांड नेम पेंटियम रखा गया था, ठीक है। फिर पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3 आया, और उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं जनरेशन में, ठीक है, ओके। तो ये बहुत पुराना प्रोसेसर है, मतलब ये सॉफ्टवेयर भी बहुत पुराना है, और इसका रिक्वायरमेंट इतना ही था कि वो 386 पे भी रन कर जाता था, 386 पे भी रन कर जाता था,
रैम चाहिए था 16 MB और मोर। इमेजिन कर सकते हो वो सिस्टम जिसमें 386 प्रोसेसर लगा हो और मात्र 16 MB का रैम हो। ठीक है, अभी हम लोग को लगता है सबके पॉकेट में, मोस्ट ऑफ यू के पास पॉकेट में अगर पेन ड्राइव होगा तो 16 GB या 32 GB का होगा, और ये 16 MB है। ठीक है, और ये उस समय की बात है जब मेमोरी बहुत कॉस्टली होता था, हमारा आर्किटेक्चर भी नहीं सपोर्ट नहीं करता था ज्यादा मेमोरी। ठीक है, अच्छा ये कुछ थोड़ा सा आइडिया है कि 16 बिट और 32 बिट या 64 बिट कंप्यूटर क्या होता है? थोड़ा उसको बाद में कभी, वो इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया। हार्ड डिस्क कितना चाहिए था? तो हार्ड डिस्क अगर सिर्फ फॉक्सट्रो रन कराना है तो 500 MB बहुत है, 500 MB बहुत है, लेकिन हमको बहुत ह्यूज डेटाबेस चाहिए, 1 लाख रिकॉर्ड हम रखना चाहते हैं, तो डेटाबेस का फाइल का तो साइज बढ़ेगा। ठीक है, और फाइल का साइज बढ़ेगा तो उसके हिसाब से आपको हार्ड डिस्क भी बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ फॉक्सट्रो रन कराना है तो दैट इज 500 MB इज इनफ। सॉफ्टवेयर क्या चाहिए था? तो हमको DOS चाहिए था, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए था, DOS 6.22। ठीक है, और क्या चाहिए था? और फॉक्सट्रो चाहिए था, और फॉक्सट्रो चाहिए था तो आपका फॉक्सट्रो रन कर जाएगा, इतना ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ ये हमारा हो गया। ओके, फीचर के बाद हम बात करेंगे कैसे रन करेगा। अच्छा पहले यही बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम DOS 6.22 का, लेकिन अभी तुम लोग के पास फिर लैब में या तुम लोग का जो लैपटॉप होगा या घर पे कंप्यूटर होगा, सबके सिस्टम में अभी इंस्टॉल होगा विंडोज 10 या विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, यही सब इंस्टॉल होगा। तो कैसे रन कराओगे? उसमें तो ये रन करेगा नहीं। अगर हम ये 6.22 को, सॉरी फॉक्सट्रो को जाके हम डबल क्लिक करके रन कराने लगे तो हमको मैसेज देगा कि ये नहीं रन कर सकता इस ऑपरेटिंग सिस्टम में। म्यूट कर दो, किसी का आवाज आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग कैसे रन कराएंगे? हमको तो रन कराना है। ठीक है, तो हमको रन कराने के लिए हमको एक सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। अच्छा, तुम लोग में से कितने लोग हैं जो अपने कंप्यूटर पे एंड्रॉइड का गेम खेलते हैं? एंड्रॉइड का कोई सॉफ्टवेयर तुम अगर अपने कंप्यूटर पे कैसे खेलते हो? सुमित राज, रोल नंबर 36। हाँ, पीछे से कौन हाथ उठाया था? सिंघम गुप्ता, म्यूट करो ना, तुम लोग सबको बोल रहे म्यूट करने के लिए, कोई ध्यान दो तुम लोग। कैसे करते हो, कैसे रन करते हो? ब्लू स्टैक, हाँ ओके, हम उतना डिटेल नहीं, ब्लू स्टैक करते हैं हम लोग। ओके, हाँ अमित कुमार बोलो। सर एंड्रॉइड एमुलेटर ऐप आता है, एमुलेटर, हाँ बिल्कुल ठीक है, किया जाता है। सही है, यही बताना चाह रहे थे। तो हमको एक DOS एमुलेटर चाहिए इसको रन कराने के लिए। क्यों? क्योंकि हमको ये रन करेगा DOS पे। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? फॉक्सट्रो रन कराने के लिए DOS जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, DOS जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो रन करे। ठीक है, और वो इन्वायरमेंट कौन क्रिएट करेगा? तो उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर है, उसके लिए भी सॉफ्टवेयर है और उसका नाम है DOS बॉक्स। DOS बॉक्स, ठीक है, और DOS बॉक्स विंडोज 10 पे रन करेगा। हम विंडोज 10 के कंफर्टेबल DOS बॉक्स को अगर हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो DOS बॉक्स रन कर जाएगा। ठीक है, और DOS बॉक्स हमारा ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा कि DOS का कोई भी प्रोग्राम रन कर सके। ठीक है, बेसिक पढ़ना है तुम लोग को, इम्पोर्टेंट होगा बेसिक लैंग्वेज। हाँ सर, उसके लिए बिट इम्पोर्टेंट होगा, जैसे 32 हुआ, 64 हुआ।
हाँ, तो अब तो ये तो ध्यान देना पड़ेगा तुमको कि मान लो तुम्हारा 64 बिट है, तो तुमको डॉस बॉक्स जो है 64 बिट अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो 32 भी रन करेगा। अगर 62 और 32 अलग अलग मिलता है तुमको, तो तुम अपने आर्किटेक्चर के हिसाब से ही डाउनलोड करोगे। ठीक है, ठीक है, तो ये करना होगा। और इतना ही नहीं, हम तुमको अवेलेबल करा देंगे वो डॉस बॉक्स का, डाउनलोड भी नहीं करना पड़ेगा। डॉस बॉक्स और सॉफ्टवेयर हम तुम लोग को लिंक दे देंगे, वहां से तुम डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पे थोड़ा सा डॉस बॉक्स को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, वो कॉन्फ़िगरेशन भी हम तुमको अगले क्लास में जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो बता देंगे तुम लोग को, जब हम सॉफ्टवेयर शुरू करेंगे उस समय। ठीक है, ओके। यहाँ अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के फीचर्स की। सॉफ्टवेयर क्यों इतना फेमस हुआ? इतना फेमस हुआ कि हम लोग मतलब हम लोग को लगता है, हम देखे थे सॉफ्टवेयर को करीब 95 में, तो 1990 के आसपास। तो 1990 साल कितना दिन हो गया? 30 इयर्स हो गया ना ऑलमोस्ट, तो उससे ज्यादा ही होगा। तो 30-35 साल से ये अभी भी चर्चा में बना हुआ है, इसका मतलब बहुत खास था। ठीक है, तो क्या क्या था इसका खासियत? देखो, एबिलिटी टू हैंडल ओवर 1 लाख रिकॉर्ड, और ये तुम्हारा एकदम VBI है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीचर ऑफ सॉक्स प्रो। ठीक है, एबिलिटी टू हैंडल ओवर 1 लाख रिकॉर्ड, 1 लाख रिकॉर्ड वाले डेटाबेस फाइल को ये हैंडल कर सकता था, मतलब मोर देन 1 लाख रिकॉर्ड ये कह रहे हैं। एबिलिटी टू ओपन अप टू 255 फाइल एट अ टाइम, मतलब एक साथ हम 255 डेटाबेस फाइल खोल सकते थे। दिस इज ए कंप्लीट एप्लीकेशन। इसका क्या मतलब? आज के डेटे में अगर तुम किसी का बात करो, आज हम बात करते हैं ओरेकल का, एसक्यूएल सर्वर का, माइस्क्यूएल का, किसी का बात करते हैं, तो वो डेटाबेस है, उस डेटाबेस के लिए वो फ्रंट एंड में कुछ और इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, जावा इस्तेमाल करो, पाइथन इस्तेमाल करो, डॉटनेट इस्तेमाल करो, और बैकएंड में एज ए डेटाबेस उसको यूज करते हैं। ठीक है, मतलब प्रोग्रामिंग किसी और टूल पे और डेटा हैंडल हो रहा है किसी और टूल पे। ठीक है, ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। कहने का मतलब प्रोग्राम भी यही करिए और डेटाबेस भी इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, प्रोग्रामिंग एज वेल एज DBMS। पावरफुल लेबल एंड रिपोर्ट जनरेशन एबिलिटी। रिपोर्ट फाइल हम लोग समझे थे ना क्या था, है ना? एक प्री फॉर्मेटेड डिजाइन में हम कुछ चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम जाते हो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने, और अगर कंप्यूटर जनरेटेड बिल मिलता है तुमको, दैट इज नथिंग बट अ रिपोर्ट। तुम्हारा अगर अटेंडेंस, जो मंथली अटेंडेंस जो नोटिस बोर्ड में लगता है, वो क्या है? दैट इज रिपोर्ट। तुम्हारा जो मार्कशीट बनता है, दैट इज नथिंग बट अ रिपोर्ट। ठीक है, तो सारा का सारा इंफॉर्मेशन डेटाबेस से आ रहा है, लेकिन एक खास तरह के फॉर्मेट में उसको प्रिंट किया जा रहा है। ठीक है, तो लेबल और लेबल मतलब छोटा सा लेबल, जैसे हम एड्रेस लेबल जनरेट कर रहे हैं और हम सबके इन्वेलप पे साट के सबको डिस्पैच कर रहे हैं। ठीक है, तो लेबल और रिपोर्ट बहुत अच्छा से जनरेट कर सकते हैं। जब प्रोग्रामिंग का बात आएगा तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस पर प्रोग्राम, ऐसा नहीं है कि एक लाइन में आप 1000 लाइन से ज्यादा नहीं लिख सकते, या 5000 लाइन से ज्यादा मत लिखिएगा, ऐसा नहीं। अनलिमिटेड नंबर, जितना बड़ा प्रोग्राम होगा उतना बड़ा लिख सकते हैं। उस प्रोग्राम में अगर हम कोई प्रोसीजर, कोई फंक्शन यूज कर रहे हैं, कोई सब रूटीन यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी अनलिमिटेड नंबर सपोर्टेड है। ठीक है, 7वां नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रसमोर टेक्नोलॉजी फॉर फास्ट एक्सेस टू लार्ज डेटाबेस। रसमोर टेक्नोलॉजी जो है, ये हमारे सॉफ्टवेयर को बहुत फास्ट बनाता है किसी सर्चिंग के लिए, और ये रसमोर टेक्नोलॉजी वही इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस है। रसमोर टेक्नोलॉजी क्या? हमारा इंडेक्स मेंटेनेंस जो कर रहा है फाइल हमारा सॉफ्टवेयर, वही है हमारा रसमोर टेक्नोलॉजी। ठीक है, RQBE रिलेशनल क्यूरी बाय एग्जांपल, ये हमारा है कि एसक्यूएल क्या है। देखो, पहले एसक्यूएल समझते हैं फिर RQBE समझेंगे। एसक्यूएल है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, मतलब अगर कोई डेटाबेस है और डेटाबेस में से कोई रिकॉर्ड देखना है, तो क्या हमको उस सॉफ्टवेयर का होना अनिवार्य है कि हम डायरेक्टली डेटाबेस से कुछ डेटा पढ़ और लिख सकते हैं, मतलब उसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं और डेटा देख सकते हैं। ठीक है, पहले जब डेटाबेस नहीं था, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, तब तो फाइल और डेटा, सॉरी डेटा फाइल और मेरा सॉफ्टवेयर, ये दो चीज था।
इसी फाइल के हिसाब से हम डेटाबेस का इंफॉर्मेशन पा सकते थे, और फाइल को डायरेक्टली खोले थे, दिखाए थे ना, तो उसमें से बहुत सारा कैरेक्टर तो नहीं पढ़ पा रहे थे, तो हमको सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही आना पड़ेगा क्या? नहीं, बोलो। ठीक है। तब क्या हुआ, जब डीबीएमएस बन रहा था मेरा, जब रिलेशनल डेटाबेस पढ़ोगे फाइनल ईयर में, और जब डेटाबेस बन रहा था तो उस समय हुआ कि नहीं, हमारे पास एक लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए ताकि हम मेरा डिपेंडेंसी प्रोग्राम पे नहीं हो, हम डायरेक्टली डेटाबेस से क्यूरी कर सके। रोल नंबर 5 का रोल नंबर 5 का नाम बताओ, तो डेटाबेस से क्यूरी करें और डेटाबेस बताए। समझे? डेटाबेस से क्यूरी करने का मतलब कोई इंफॉर्मेशन हम सीख कर रहे हैं, कोई खोज रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन डेटाबेस से क्यूरी कर रहे हैं और डेटाबेस को रिप्लाई करे, तो उसके लिए हमको कुछ क्यूरी लिखना पड़ेगा ना। तो वही था हमारा एसक्यूएल, और हमारा फॉक्सट्रो सपोर्ट करता था स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को। ठीक है, मान लो तुमको ये एसक्यूएल लिखना नहीं आता है, वो भी कमांड लिखने जैसा सिंटेक्स है, एक तरीका है लिखने का, अगर वो तरीका तुमको नहीं पता, तुम नहीं लिख सकते हो, तब क्या करोगे? तब आरक्यूबी का हम लोग इसका हेल्प लेंगे, रिलेशनल क्वेरी बाय एग्जांपल। तब हम क्या करते हैं, आरक्यूबी वीडियो खोलते हैं और उसमें बताते हैं कि हमको क्या चाहिए, किस डेटाबेस से कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये आरक्यूबी जो है वो तुम्हारे लिए एसक्यूएल क्वेरी, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज वो खुद ब खुद लिख देता है। समझ में आई बात? अभी तो एसक्यूएल का ही पूरा बात बताया ना। एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, क्वेरी मतलब समझ रहे हो, कुछ क्वेरी मतलब तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है, कुछ पूछ रहे हैं, और लैंग्वेज मतलब किस लैंग्वेज में पूछ रहे हैं। अभी हम तुमसे कन्नड़ भाषा में कुछ पूछेंगे तो जवाब दोगे क्या? नहीं देगे। तो डेटाबेस से जो जो हम भाषा यूज करते थे क्वेरी करने के लिए, उसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, जब हम लोग स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज पढ़ेंगे तब इसके बारे में और डिटेल जानेंगे। अभी हम लोग फीचर्स से पढ़ रहे हैं, हाँ ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जानता था। ठीक है, और आरक्यूबी इसी लैंग्वेज को अगर हमको पता है तो हम लिख देंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल। अगर हमको नहीं पता है तो हम जाएंगे आरक्यूबी के पास, उसको बताएंगे कि भाई ईएमपी टेबल से हमको सारा डेटा देखना है, तो हमको वहां ऑटोमेटिकली वो एसक्यूएल जो है वो ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाएगा, वहां पे हमको मिल जाएगा, और वहां से उसको कॉपी कर लो और पेस्ट कर लो जहां यूज करना है तुमको। समझ में आ रही बात? यहां तक तो बात हो गया। अब यहां तक जो था ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें डेटा इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम लोग टोटल कंप्लीटली हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे फॉक्सट्रो के बारे में, और फॉक्सट्रो सीखेंगे कि फॉक्सट्रो में क्या काम होता है और कैसे कैसे होता है। यहाँ तक किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, हम लोग नहीं तो पढ़ेंगे। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम से पहले तो कंप्यूटर नहीं था ना जी। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कहने का मतलब ये, जैसे देखो अगर हम शेयर कर दे इसको, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कहने का मतलब कि सीधे यहां से को फाइल खोले, ठीक है, यहां पे लिख दिया रोल नंबर 1 अंकित अग्रवाल, ठीक है, और हम यहाँ पे कोई ब्लैंक, कोई कॉमा, कोई कुछ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अंकित अग्रवाल हो गया, बीसीए का है, और 5,000 रुपया जमा किया है, और 5,000 रुपया ड्यूज है। ठीक है, उसका रोल नंबर 2, उसके बाद रोल नंबर 2 इसका नाम है विवेक कुमार, ये भी बीसीए का है, और इसने 4500 रुपये जमा किया है, और 4500 जमा किया है, और 5500 बाकी है। ठीक है, ये समझ देख रहे हो, ये सारा का सारा रिकॉर्ड ऐसा ही है, सब ऑर्गेनाइज किया हुआ है। हम है सब सिक्वेंशियल ऑर्डर में, लेकिन हम चूंकि ह्यूमन के लिए नहीं है, ये प्रोग्राम पढ़ेगा, इसीलिए हम लोगों ने हर फील्ड के बाद स्पेस या कॉमा कुछ दिया नहीं है। ये मेरा हो गया फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ये हो गया मेरा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, और इसको यूज करने के लिए हमको सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा।
तो फाइल मैनेजमेंट कहने का मतलब कि डेटाबेस मैनेजमेंट नहीं था, ऐसे समझो। जाओ नहीं, ठीक है। यहां देखो, जैसे मान लो हम कहते हैं कि ये हमारा ये मेरा फाइल है जहां डेटा है, ये मेरा फाइल है, डेटा है, और एक हमारा यहाँ पे इसका मैनेजमेंट सिस्टम है, ये मैनेजर है, ठीक है। और हम अब क्या कर रहे हैं कि अब हम यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, ये मेरा सॉफ्टवेयर, ये मेरा प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम को सिर्फ इस मैनेजर को बताना है कि कौन सा डेटा इंसर्ट करना है, कौन सा निकालना है, ठीक है। तो ये मैनेजर मेरा काम करेगा। वो ये यहां से जो प्रोग्राम का कोड लिखा गया है, ये प्रोग्राम है, और ये मेरा डेटाबेस है, डेटा फाइल है, डेटा फाइल है, यहाँ डेटा लिखा गया है, और ये मेरा मैनेजर है, मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं ऐसे एमएस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा सिनेरियो है। पहले क्या था, जब फाइल मैनेजमेंट नहीं था तब हमारे पास ये सिस्टम नहीं था, ठीक है, ये सिस्टम नहीं था, ठीक है। तो ये सिस्टम जब नहीं था तो कौन इसको हैंडल करेगा, इसमें डेटा इंसर्ट करना, डेटा डिलीट करना कौन करेगा? तब हमको करना क्या पड़ता था कि इसको इसी प्रोग्राम में लिखना पड़ता था। तो मेरा प्रोग्राम थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, ये वाला इसके अंदर घुस गया। पहले हम इतना ही कोड लिखे थे, अब मैनेजमेंट सिस्टम इसके अंदर हमको लिखना पड़ गया। तो पहले मेरा जो प्रोग्राम का साइज था वो 1000 लाइन का था, और जब मैनेजमेंट सिस्टम लिखे तो हो गया 2500 लाइन का पूरा प्रोग्राम। समझ में आ रही बात? तो अब इस कोई देखने वाला नहीं था, अब हमको ये इसके साथ डायरेक्टली डेटा इन आउट करेगा, ठीक। उसके बाद जब मेरे पास जब ये आ गया, क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट सिस्टम जब मेरे पास आ गया, तब क्या हुआ कि मैनेजमेंट सिस्टम और ये डेटाबेस फाइल दोनों को मिला दो, ठीक है। ये दोनों मिल गया, ये जब दोनों मिल गया, ये जब दोनों मिल गया, ये पूरा का पूरा इसको बोल रहे हैं डीबीएमएस। क्या बोल रहे हैं? डीबीएमएस, ठीक है। अब ये मैनेजमेंट सिस्टम है, बोलेगा हाँ बोलिए क्या काम है। अब बोलेगा एक काम करो, रोल नंबर 10 का डेटा जोड़ दो। बोला ठीक, जोड़ दिया। तुम्हें सुनो तो, अंकित कुमार नाम का लड़का है, उसका रोल नंबर खुद के बताओ तो। बोला रुकिए बताते हैं। खोजा, खोज के बताया कि भाई 22 रोल नंबर है वो, ठीक है। हम बोले ऐसा करो कि जितना लड़का है जिसको 50 से कम मार्क्स आया है उस सबको खेल बोल दो और हमको दिखा दो। बोला ठीक है। मतलब जो क्यूरी करना है, एडिट करना है, मॉडिफाई करना है, इंसर्ट करना है, सारा का सारा काम अब कौन करेगा? मैनेजमेंट सिस्टम करेगा, ठीक है। वो मैनेजमेंट सिस्टम ठीक उसी तरह का है जैसे दुकान में, कपड़े के दुकान में वो स्टाफ होता है जो कपड़ा निकाल कर दिखाता है, वो वापस रख देता है, ठीक है। और हम तुम क्या है, गद्दी में बैठा हुआ मालिक, ऐसे बैठे हुए हैं, कस्टमर आया, बोले निकालो दिखाओ, बोलते हैं ना, तो निकालो दिखाओ, निकालो दिखाओ ऐसे करते। तो ये काम हम लोग एज ए प्रोग्रामर ऑर्डर देते हैं, और काम कौन करेगा? मैनेजमेंट सिस्टम खोज के निकालेगा और वही काम करेगा। समझ में आ गई बात? जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम था तब भी कमोबेश ये काम हो जाता था, एकदम एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता था, लेकिन थोड़ा सा कम हम लोग ये काम अचीव कर पाते थे, लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ता था, बहुत मेहनत करना पड़ता था। फिर भी हम, अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ये मैनेजमेंट सिस्टम जो है किसका लिखा हुआ है, डेवलप कौन किया है? माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ना। ओरेकल कौन किया है? ओरेकल कंपनी। एसक्यूएल सर्वर कौन किया? वो दैट इज आल्सो माइक्रोसॉफ्ट। DB2, IBM, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां मैनेजमेंट सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर लिख रही हैं, ठीक है। अब वैसा ही सॉफ्टवेयर, एग्जैक्टली वैसा सॉफ्टवेयर क्या
कोई प्रोग्रामर कोई छोटा सा जो प्रोडक्ट बना रहा है वो लिख सकता है क्या? नहीं लिखा सकता। वो तो एक तो बहुत ह्यूज बड़ा कोड हो जाएगा, बहुत बड़ा कोडिंग भी हो जाएगा, और वो संभव भी नहीं था। ठीक है, अब कोई डाउट नहीं है? हाँ, अब इससे फायदा क्या हुआ? फायदा और नुकसान दोनों है। फायदा तो ये हो गया कि पहले हमको जिस सॉफ्टवेयर को लिखने में, जो कंप्लीट फॉलो हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में लिखना हमको, और उस हॉस्पिटल में 6 लोग काम कर रहे हैं, 6 टीम में जो टीम मेंबर है 6 लोग हैं, और उस सॉफ्टवेयर को बनाने में हमको 6 महीना लग जाता है। उस सॉफ्टवेयर को बनाने में 6 महीना लगता है, और 6 लोग जो थे काम कर रहे थे, एवरेज सबका सैलरी 50,000 है। तो 50,000 है तो एक महीना में 6 लोग को 3 लाख रुपए हम दिए ना, और 6 महीना तक वो लोग काम करके वो सॉफ्टवेयर बनाया, तो कितना कॉस्ट हुआ? 6 या 18 लाख तो ऐसे ही हो गया, नहीं हो गया? हो गया ना? 18 लाख तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट आ गया, इसके बाद टेस्टिंग है, इसके बाद उसका फिर उसमें कुछ अगर चेंज होगा तब है, मार्केटिंग है, प्रॉफिट है, वो सॉफ्टवेयर कितना महंगा हो जाएगा। लेकिन यही 6 लोग का टीम उसी सॉफ्टवेयर को अब 2 महीने बना लेगा, तो मेरा खर्चा आएगा 6 लाख रुपए। समझ रहे बात को? तो खर्चा कम हो गया, सॉफ्टवेयर सस्ता हो गया। सॉफ्टवेयर सस्ता हो गया तो तुम जाओगे मार्केट में जींस खरीदने के लिए, बोलेगे कितना का जींस, बड़ा अच्छा लग रहा है, बोलेगा 3,500 का, बोला ना नहीं देंगे, तो महंगा तो नहीं खरीदोगे। तो सॉफ्टवेयर सस्ता हुआ तो बिकना शुरू हो गया, मार्केट सॉफ्टवेयर का बढ़ गया। तो डेटाबेस ऐसे अफेक्ट किया हम लोगों को, डेटाबेस जैसे आया वैसे सॉफ्टवेयर और कॉम्प्लेक्स टास्क भी हम करने लगे, कॉम्प्लेक्स डेटा, कॉम्प्लेक्स क्वेरी वो भी करने लगे, आसान हो गया, सस्ता हो गया। ठीक है, अब ये वाला खत्म हो गया, अब ये वाला तुम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम समझते हैं कि फॉक्सटेल में काम कैसे करना है। हो गया ठीक? अच्छा, ओके, अगले क्लास में फॉक्सटेल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अब आज तक हम लोग जो पढ़े हैं इसमें से कभी भी कुछ भी हम पूछ सकते हैं, और नहीं जवाब दोगे तो पिटाई होगा। हाँ ठीक बोलो, उचित कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, ध्यान रखो, रेगुलर रहो। ठीक है, रेगुलर रहना बहुत आवश्यक है। हाँ, डॉस का ही, डॉस बेस ही है, और उसको रन कराने के लिए अब हम जैसे रन कराना चाहेंगे तो रन नहीं होगा। हम अगर रन कराना चाहेंगे तो रन नहीं करेगा, बोलेगा कि ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपेटेबल नहीं है। तब हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे तुम ब्लू स्टैक यूज कर रहे हो, चाहे कोई भी एंड्रॉयड एमुलेटर यूज करते हो, क्योंकि एंड्रॉयड अलग है, मेरा विंडोज अलग है, एंड्रॉयड का कोई भी सॉफ्टवेयर विंडोज में कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। तो हमको वो आभासी इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है इमुलेटर सॉफ्टवेयर के द्वारा। ठीक है, तो डॉस बॉक्स भी एक इमुलेटर सॉफ्टवेयर है जो वहां पे एकदम डॉस जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा ताकि सॉफ्टवेयर आराम से रन कर सके। वो डॉस नहीं है, उसको डॉस मत बोलो, वो हम बोलते हैं कि हमको वो भी विंडो है, वहां भी तुम जाके वर्जन लिखोगे। जैसे मान लो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके वर्जन लिखते हैं, वर्जन डॉस का कमांड है, तो हमको लिखता है ना माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन 6.1 लिखता है ना ये। ठीक है, तो डॉस तो लिखा नहीं है, डॉस नहीं है ये भी विंडो है। अलग बात है कि कमांड इंटरफेस दिया गया है। डॉस का सारा कमांड यूज होगा, डॉस का सारा कमांड यहाँ यूज होगा, लेकिन डॉस अलग है। डॉस नाम दो का अलग अलग होगा ना, समझ रहे बात को? डॉस कहने का मतलब ये कि मान लो कोई डॉस पे काम किया है, डॉस पे सारा कमांड उसको पता है, एकाएक उसको दूसरी कंपनी में जॉब मिलता है जहां पे विंडोज है, तो कैसे काम करेगा वो?
नहीं, क्यों डॉस इंस्टॉल करना पड़ेगा? कमांड प्रॉम्प्ट पे करेगा ना सारा का सारा काम, समझ रहे हो? वो इंटरफेस दिया गया है, वो इंटरफेस डॉस वाला इंटरफेस भी यहाँ दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि ये डॉस है, ठीक है? इसका मतलब नहीं कि ये डॉस है, ये विंडोज है। और डॉस मतलब डॉस हमारा 16 बिट एप्लीकेशन था, सॉरी 16 बिट का 16 बिट ऑपरेटिंग